वेलकम टू माई टॉप लेटेस्ट चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमी बेसिक्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ओवरव्यू। तो आज अभी हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज लिविंग। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लिविंग हमारा पहला टॉपिक है। व्हाट इज लिविंग? ऑर्गेनिज्म that grow, reproduce, respire, catabolism and respond to stimuli। हर एक वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता हो, जो रेस्पायर करता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो और रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट। हर वो चीज जो ग्रो करता हो, यानी कि जिसका साइज बढ़ता हो, यानी कि एडल्ट बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी टू एडल्ट बेबी, उसके बाद रिप्रोड्यूस यानी कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हो वो चीज़, रिप्रोडक्शन, रेस्पायर यानी कि वो सांस लेना, कैटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन सिस्टम, ये सब, एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी पोलर बियर। वो कहाँ रहता है? अंटार्कटिका में रहता है, ठंडे रीजन्स में। इसी तरह कैमल्स, वो कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसी तरह एक प्लांट है, उसको हमने सनलाइट में रख दिया बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा? वो मर जाएगा। तो ये सब क्या है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लाइक कैट, डॉग, रॉक एंड प्लांट्स, और भी कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कैट लिविंग है कि नहीं। कैट ग्रो करता है ग्रो। तो वो बच्चे देते हैं, बच्चे के बाद क्या होता है? वो बड़ा होता है, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है? उसका वेट भी बढ़ता है, उसका साइज भी बढ़ता है। तो कैट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, कैट में होता है रिप्रोडक्शन, होता है क्योंकि बिल्ली बच्चे भी देती है। उसके बाद रेस्पिरेशन, कैट क्या सांस लेती है सांस गिल्स के थ्रू, सॉरी लंग्स के थ्रू। उसके बाद कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैट के अंदर होता है। एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी कि अगर बिल्ली को गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, वह रेस्पॉन्ड करती है एनवायरनमेंट पे। सो कैट इज लिविंग। उसके बाद डॉग, सेम चीज, ग्रो भी होती है, यानी कि उसका साइज बढ़ता है, छोटे से बड़ा होता है। रिप्रोडक्शन, किटन टू ग्रो में किटन टू एडल्ट, रिप्रोडक्शन में यानी कि कुत्ता जो डॉग है वो बच्चे भी देता है। अगेन एस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू। कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी कि इसको भी गर्मी सर्दी उस पर रेस्पॉन्ड करना। सो डॉग इज ऑल्सो लिविंग। अगेन रॉक ग्रो करता है? नहीं करता। वो जैसा है उतना ही रहेगा। उसे आप तोड़ देंगे तो हो जाएगा, टूट जाएगा, डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, लेकिन ग्रो नहीं होगा वो। अगेन रिप्रोड्यूस, क्या वो अपने जैसे प्रोड्यूस कर सकता है? कह सकते हैं कि वो कर सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं। अब उसे तोड़ देंगे तो वापस से छोटे छोटे में हो जाएगा, लेकिन छोटे से वो बड़ा नहीं होगा। अगेन रेस्पायर नहीं होता रॉक में। कैटाबॉलिज्म नहीं होता, वो खाने ही नहीं खाता, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड क्या होगा? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी कि उसे किसी भी एनवायरनमेंट में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर्दी में रख दीजिए, पानी में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रॉक इज नॉन लिविंग। अगेन प्लांट ग्रो करता है? हाँ करता है। पहले क्या होता है? एक छोटा सा पौधा वो बहुत बड़े पेड़ में बनता है, तो ग्रो होता है। रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।
आपने देखा होगा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। अगेन रेस्पिरेशन करता है रेस्पायर, क्या करता है रेस्पायर में, वो CO2 लेता है, हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो CO2 लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन होता है। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। सो कैटाबॉलिज्म भी होता है। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि एनवायरनमेंट में अगर आप उसे ज्यादा सनलाइट देंगे कुछ प्लांट्स, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। कुछ प्लांट्स लाइक कैक्टस जो हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो सर्दियों में उगते हैं, कुछ होते हैं जो गर्मियों में उगते हैं। सो प्लांट्स इज आल्सो लिविंग। सो व्हाट इज लिविंग टॉपिक इज कवर्ड। अब हम चलते हैं अपना सेकंड टॉपिक, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी चीज लिविंग है तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ का मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल अ बेबी ग्रोथ इनटू एडल्ट। कोई बच्चा है वो बड़ा होता है, हल्के हल्के क्या होता है, 18 साल का हो जाता है, यानी कि छोटा सा बच्चा इतना बड़ा 18 साल का हो जाता है, क्या होता है, उसका वेट भी बढ़ता है, उसका साइज भी बढ़ता है, उसका ग्रोथ भी होती है। सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ ऑफ सेम काइंड। ये इंपॉर्टेंट है, सेम काइंड। अगर कोई भी चीज लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू वन को बर्थ देना, जन्म देना। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कैट है वो डॉग को जन्म दे रही है, या डॉग उसके बच्चों को जन्म दे रहा है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना जैसी चीज को रिप्रोड्यूस करती है। कोई ऐसा नहीं है कि इंसान कुत्तों के बच्चों को दे रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, अपने जैसे न्यू वन को बर्थ देना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैट, सॉरी, एग्जाम्पल कैट गिविंग बर्थ, that is kitten. Third one is catabolism. कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, ऑल केमिकल reactions inside the body। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, DNA होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड। और एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू एनाबॉलिज्म प्लस मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इन दोनों का सम होता है। फोर्थ वन इज
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी हमारी? कॉन्शियसनेस, यानी एबिलिटी टू सेंस एंड respond to stimuli. स्टिमुलाई अभी हमने पढ़ा था, यानी एनवायरमेंट। कॉन्शियसनेस यानी कि हर एक इंसान एबिलिटी हो टू सेंस द एनवायरमेंट, यानी कि अगर हम हैं, हमें ठंड लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, तो ये सारी चीजें किस में आएगी? कॉन्शियसनेस में, यानी कि उसके अंदर एक फीलिंग्स होगी, इमोशंस होंगे। इमोशंस तो नहीं, लेकिन फीलिंग्स जरूर बोलेंगे इसे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स blends towards more sunlight। अगर सनलाइट ज्यादा है, कुछ प्लांट्स क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। या फिर ह्यूमन रिएक्ट टू हीट, यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग से, हम लोग हैं, हमें अगर हम हीट का रिस्पॉन्स करें, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम रेस्पॉन्स करेंगे, या फिर कोई गर्म चीज को छुएंगे तो हम एकदम रेस्पॉन्स करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्शियसनेस का। फिफ्थ वन, एक चीज रह गया हमारा। फिफ्थ वन क्या हो सकता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये मिस हो गया। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनी होती है, और सेल क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म, सॉरी ब्लैक से लिखने का, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ब्रैकेट में लिखेंगे, a unit of a structural unit of life। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स, यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लिख देता हूं इधर, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, अम्यूबा, पैरामीशियम, एंड यूग्लेना। तो हमने क्या पढ़ी? कैरेक्टरिस्टिक, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ वन क्या थी? फिफ्थ वन थी रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सॉरी मेटाबॉलिज्म रह गया। ठीक है, सो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। अब एक क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर 5 होंगी वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको लिविंग में काउंट किया जाता है। वो कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक? रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा भी होगा, लेकिन आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिस रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको लिविंग बर्ड में काउंट किया जाता है। वो कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं पता है तो वेट कीजिए, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, टेल, फाइंड द ऑर्गेनिज्म
who doesn't reproduce but count in living। ये मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड यानी हमारे आसपास कितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले हम लिखते हैं। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट on earth is called diversity in living world। यानी कि हर एक हमारी अर्थ पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आप इसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा रूम है जहां हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं हमें रूम के अंदर, एक हो सकती है लिजर्ड हो सकती है जो वॉल पे रहती है, और क्या हो सकती है ज़मीन पे एंड्स हैं, और क्या हो सकती है छोटे मोटे इंसेक्ट्स एक दो एंड्स के अलावा, और कभी कभी पेट कैट होती है हमारे यहाँ, जो मैं बिल्ली पाल दूँ वो होती है, और इसके अलावा हमारे रूम में और कुछ नहीं हो सकती। अगर हम घर की बात करें तो घर में क्या क्या हो सकता है, पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, पेट डॉग या पेट कैट हो सकती है, और क्या हो सकता है, और एक मवेशी जैसे हम कहते हैं गोट या फिर शीप कुछ लोग पालते हैं वो हो सकती है। अगर हम मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में क्या क्या हो सकते हैं, वाइल्ड डॉग, उसको और ऐड कर दीजिए, और क्या हो सकता है पिग और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो सकता है, ये तो हो ही गए रूम के भी घर के भी, और पेट डॉग और वाइट डॉग एंड वाइट कैट्स भी हो सकती हैं। और अगर हम सिटी की बात करें तो और चीज़ें ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एरिया को बढ़ाते जाएं, एरिया इंक्रीज करते जाएं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ती जाती हैं। इसी तरह बड़े बड़े फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाएंगी। According to NCERT, 1.7 million to 1.8 million स्पीशीज को आइडेंटिफाइड एंड डिस्कवर्ड। यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.7 to 1 मिलियन स्पीशीज वर डिस्कवर्ड, यानी कि इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये रेंज में है, यानी कि बहुत सारी, यानी कि हर साल कहा जाता है कि 15,000 to 18,000 स्पीशीज को डिस्कवर किया जाता है। बहुत सारी स्पीशीज यानी कि हर साल डिस्कवर हो रही है, बहुत सारी, यानी कि प्रेजेंट तो है लेकिन हमारे सामने बहुत सारी है ये। इसी तरह हम इसकी एग्जाम्पल भी लेते हैं लिविंग बर्ड ऑर्गेनिज्म की। पॉटेड प्लांट्स हो गए जो कि एनसीईआरटी में है, पॉटेड प्लांट्स एंड पेट एनिमल्स, एंड क्या हो सकता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के बाद क्या हो सकता है, बर्ड्स हो सकती हैं, बर्ड्स के अलावा और क्या हो सकती हैं, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं, जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसी तरह ये तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है। बहुत सारी स्पीशीज यानी कि ये तो है ही हैं, हमारे आसपास और भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पेट के अंदर कीड़े हैं, हम उसे देख नहीं सकते, अभी कभी डॉक्टर हमें टेस्ट के लिए बोलता है और उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है।
माइक्रोस्कोप में देखने के बाद पता चलता है कि हमारे पेट में कीड़े हैं। तो ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होती है, यानी कि बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब इसी तरह हमने बात करी कि कैट है, डॉग है, ठीक है, अब कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन एक प्रॉब्लम एक अराइज हुई कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं कुत्ता और बिल्ली, इसी तरह अगर हम चाइना चले जाएं तो वो कुछ और बोलेंगे, इसी तरह अगर हम सऊदी अरब चले जाएं तो वो अरबिक में कुछ और बोलेंगे। इसके लिए एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि हमने इतनी सारी डिस्कवर तो कर ली, अब इसको हम डिवाइड कैसे करें, इसको कैसे क्लासिफाई करें। तो इसके लिए हमने एक रूल बनाया, एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कारोलस लिनियस। कारोलस लिनियस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम का एक रूल भी बनाया। और जब हमने उसको एक रूल नाम दे दिया गया तो हर एक बायोलॉजिस्ट को उस नाम को एक्सेप्ट करना होगा। और ये नाम किसके थ्रू दिया गया, ICPN एंड ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह ये भी सेम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कारोलस लिनियस ने यह कहा कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जो 2 वर्ड होगा। इसे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें 2 नाम दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, और वही नाम जो एक बार इश्यू हो गया फिर वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इससे क्या होगा, इससे अब जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आए, उन्हें ये पता रहेगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोसैपियंस, अब मैं बोलूँ ह्यूमन बीइंग, वो बोले इंसान, तो किसी को नहीं समझ में आएगा। अगर कोई भी साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, और वो उसको सुनता है होमोसैपियंस, यानी कि उसे मालूम है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है। वो किसी भी जगह से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, उसे साइंटिफिक नेम लैंग्वेज पता है। तो नेम जो होगा, इसका रूल्स क्या क्या थे, इसका रूल्स को मैं बता देता हूँ। ICPN प्लांट्स के नाम देता है एंड ICZN जो है ये एनिमल्स के नाम देता है। अब आता है रूल्स फॉर लिविंग, ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर लिविंग, पहला रूल्स क्या है, नेमिंग शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज, यानी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, उनके नेम जो होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। यानी कि लैटिन लैंग्वेज कहाँ की है, रोम की है, वेटिकन सिटी की है, वहाँ की है। सारे नेम्स, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल चीज़ें सब इधर से ही ड्राइव होती है। तो पहला रूल ये हो गया। सेकंड रूल, नेमिंग शुड बी इन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स होंगे उसमें। इसमें फर्स्ट वन जेनरिक नेम होगा एंड सेकंड नेम should be specific, यानी कि
पहला नेम जेनरिक होगा यानी कि वो कौन सी जीनस से आता है, और दूसरा नेम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा यानी वो कौन सी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है, कभी भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो उसको आइटैलिक्स में लिखा जाएगा, यानी कि अगर हम टाइप कर रहे हैं लैपटॉप में या प्रिंटेड है तो उसका नाम आइटैलिक्स में होगा, और हाथ से लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इफ द साइंटिफिक name is typing, then we write in italics. If handwritten, then should be underlined. तो ये रूल्स थे। फोर्थ रूल क्या होगा? जेनरिक नेम should be capital and specific name should be start with small letter। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, तो रूल नंबर 1 क्या है? नाम जो होगा वो लैटिन में होगा, तो नेम क्या है? होमो सैपियंस। 2 वर्ड हैं, फर्स्ट वन कैपिटल लेटर होगा, सेकंड वन स्मॉल लेटर होगा। तीसरा क्या है? अगर टाइपिंग है तो ये आइटैलिक्स में होगा, और अगर हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन होगा, यानी कि ये पूरा अंडरलाइन होगा, बीच में होमो सैपियंस। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? ये जेनरिक नेम है, और ये स्पेसिफिक नेम है, यानी कि स्पेसिफिक स्पीशीज से आता है। और सेकंड एग्जांपल हम लेंगे मैंगीफेरा इंडिका, यानी मैंगो। मैंगो का क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होगा? पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा स्मॉल, अंडरलाइन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, और ये जेनरिक नेम, ये स्पेसिफिक नेम। और तीसरा लेते हैं एग्जाम्पल, रोजा इंडिका। ठीक है, रोज, क्या होगा इसका नाम? रोजा इंडिका। क्या है इसका? फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल, लैटिन लैंग्वेज, तीसरा रूल क्या है? अंडरलाइन, क्योंकि टाइप कर रहे हैं, सॉरी हैंड रिटन है। फोर्थ रूल क्या है कि फर्स्ट वर्ड क्या होगा? जेनरिक नेम, एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो हमारा डाइवर्सिटी। अब इसमें एक चीज और आती है, एक लिखा होता है मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये लिन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं?
मैंगनीफेरा इंडिका लिन। इसका मतलब होता है कि ये स्पीशीज को फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कार्लोस लिनेयस, यानी कि सबसे पहले जो नाम नेमिंग दी थी वो साइंटिस्ट ने दी थी। अगर इस तरह का 3 नामों में अगर नाम आता है तो ये बताता है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। सो अब आते हैं हम टैक्सा और टैक्सोनॉमी। एक वर्ड है टैक्सा हम किसे कहते हैं? टैक्सा बेसिकली या टैक्सो बेसिकली हम बोलेंगे ग्रुप्स को या फिर कॉलम्स को, यानी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिस्कवर किया, अब हम उसको प्लेस करेंगे। जस्ट लाइक इन केमिस्ट्री बहुत सारे मेटल्स हमने डिस्कवर किए, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने उसको मेटल्स नॉन मेटल्स में डिवाइड किया। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम डिफरेंट टैक्सों में या टैक्सा में डिवाइड करके उसमें रखते हैं। टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप। इसको एग्जांपल से ऐसे समझते हैं, जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो हम क्या पढ़ते थे? वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, और उसके बाद बर्ड्स। तो ये सब क्या है? ये टैक्सा है। यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कुछ को हमने इसमें रख दिया, जैसे कि लायन टाइगर, कुछ डोमेस्टिक थे कैट डॉग। इसी तरह बर्ड में हमने कौन कौन से डाल दिए? स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पैरट एंड सो मेनी थिंग्स। तो टैक्सा का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स या। इसी तरह टैक्सोनॉमी हम किसे बोलेंगे? टैक्सोनॉमी क्या बोलेंगे इसको हम? तो टैक्सोनॉमी हम किसे बोलेंगे? इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग, क्लासिफाइंग and identifying living organism। टैक्सोनॉमी यानी कि एक साइंटिफिक मेथड है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे कौन से ग्रुप में डालना है, कौन से टैक्सा में डालना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम, इस साइंटिफिक मेथड को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। सो अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। इसको टैक्सोनॉमी को किस किस चीजों में डिवाइड किया गया है वो हम बताएंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमी बेसिक्स या टैक्सोनॉमिक बेसिक्स। क्या टॉपिक है हमारा? टैक्सोनॉमिक बेसिक्स या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एनसीईआरटी का टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी क्या है। मैंने पहले भी बताया था, टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं इसे लिख देता हूं टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ, सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, पहले नेमिंग, आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग
क्लासिफाई यानी कौन से ग्रुप में डालना है, इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यानी कि पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको नाम देंगे, फिर उसके बाद नाम देने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए उसके कौन से ग्रुप में डालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक या टैक्सोनॉमी। टैक्सा ये प्लूरल है एंड टैक्सन ये सिंगुलर है। टैक्सा का मतलब क्या होता है, कैटेगरी, मैंने बताया था कैटेगरीज या ग्रुप। कैटेगरीज और हर एक कैटेगरीज और हर एक ग्रुप का एक रैंक होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया था, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड, डोमेस्टिक्स, बर्ड्स। लेकिन अब क्या है, वो एक सिंगल प्रोसेस था, सिंगल स्टेप था क्लासिफिकेशन का। अब हम 11th क्लास में, अब इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप क्लासिफिकेशन, अब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके अब हम क्लासिफाई करेंगे। सो कौन कौन से ग्रुप्स हैं टैक्सा के, इसका एक स्मॉल स्टेप क्या होगा, एक खान, इसे याद करना होगा हमें, खान, पीसीओ, फिरोज गांधी स्कूल, ये क्या है, ये शॉर्टकट है, फिरोज गांधी स्कूल, इसे हमें उल्टा लिखना है, SGF PCO एंड किंगडम। सो हम क्या लिखेंगे, पहले S, फिर G, फिर F, फिर OCP, देन K। ये क्या है हमारे, ये सब हमारी टैक्सा हैं। S से स्पीशीज, G से जीनस, F से फैमिली, O से ऑर्डर, C से क्लास, P से फाइलम, K से किंगडम। सो टैक्सोनॉमिक हिरार्की, यानी कि इसमें हिरार्की का मतलब क्या होता है, रैंक वाइज हिरार्की, सीनियर मोस्ट, वेरी सीनियर, सबसे नीचे जूनियर, लोवेस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन। तो इसी तरह इसमें भी है। स्पीशीज क्या है, ये लीस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये लार्जेस्ट सिमिलर, लार्जेस्ट सिमिलर या लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किंगडम में होंगे। स्पीशीज ये फर्स्ट नंबर पे हैं, ये सेकंड नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें। तो इसका शॉर्टकट स्टेप क्या है, खान, पीसीओ, फिरोज गांधी स्कूल। और इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक ये सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। ये हिरार्की बता रहा है, रैंक बता रहा है हर एक टैक्सा की, हर एक ग्रुप की, हर एक कैटेगरी की, कि कौन से फर्स्ट नंबर पे है, कौन से सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे, किंगडम प्लांटाई। स्पीशीज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड इट हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स।
उसके बाद क्या आता है? जीनस, जेनरिक नेम। इसके अंदर स्पीशीज आएंगे, स्पीशीज, जीनस, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ जीनस, ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ फैमिली, क्लास ग्रुप ऑफ ऑर्डर, फाइलम क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लास, एंड अगेन किंगडम, इट इज द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। इसके अंदर फाइलम आएगा, फाइलम के अंदर क्लास आएगा, क्लास के अंदर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, एंड जीनस के अंदर स्पीशीज। सो इसको मैं फास्ट में बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप स्पीशीज सबको डिफाइन करूंगा और इनके एग्जांपल्स भी देके मैं आपको समझाऊंगा। जीनस, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ, is a group of closely related species। ठीक है, जीनस क्या है? स्पीशीज के ग्रुप को हम जीनस कहेंगे। स्पीशीज विद इन अ ग्रुप, वो स्पीशीज जो जीनस के अंदर आएंगी। हैव मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जाहिर है इसके अंदर ये आएगा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होंगी वो इसके अंदर भी होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, पैनिथ्रा लियो लॉइन, पैनिथ्रा टिग्रिस। क्या है ये? टाइगर। अगेन इसको अंडरलाइन करना है, एकेडमिक में जरूर करना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। उसके बाद पैनिथ्रा पार्डस, ये क्या है? ये लीपर्ड है, चीता। ये क्या है? पैनिथ्रा। और पैनिथ्रा is genus, generic name। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? फैमिली। हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है? फैमिली। Family is a group of genus. It has fewer characteristics, are similar to जीनस, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीनस के हैं उसी के थोड़े बहुत जीनस फैमिली से मिलेंगे। सो जीनस एग्जाम्पल क्या होगा? जीनस पैनिथ्रा, लाइन टाइगर, लेपर्ड, अभी हमने पढ़ा था। एंड जीनस
पैलेस, कैट। तो क्या है, बोथ आर बिलोंग्स टू, बोथ आर बिलोंग्स टू फैमिली पैलिडाई, पैलिडाई। नेक्स्ट कौन सा हमारा फैमिली के बाद, फैमिली हो गया, उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ closely related, order is related family. It is the, हर जगह सेम नहीं लिखेंगे, it is the largest taxonomic group after family। फैमिली के बाद ये पढ़ा है। अब इसमें क्या आएगा, फैमिली पैलिडाई, और एक और फैमिली लेंगे हम, कैनिडाई। पैलिडाई में क्या आता है, कैट, ये सब आते हैं, कैट, ये भी आएंगे, लाइन टाइगर, लेपर्ड भी आएंगे। और कैनिडाई में डॉग। एंड बोथ फैमिली आर बिलोंग्स टू order Carnivora। इसको याद करने के लिए क्या है, पैलिडाई, फैराडे लॉ से पैलिडाई याद रखना, कैनिडाई से कैनेडा। इसकी एग्जांपल्स याद रहेगी। सो ऑर्डर भी हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, क्लास। फाइलम कौन सा है, क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्डर। It include organisms that shows wide variety of similarities। एग्जाम्पल इसकी क्या क्या होंगी, ऑर्डर प्रीमेटा, इसमें क्या कहेंगे, मंकी, गिब्बन, गॉरिला, ये सब क्या है, मंकी की तरह दिखते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें क्या कौन कौन से आ गए, कैट, डॉग, लॉयन, टाइगर, ये सब both are belongs to class मैमेलिया। मैमेलिया कौन से होते हैं, ब्रेस्ट फीडेड, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब
क्लास हो गया। अब कौन सा बचा? फाइलम। फाइलम फाइलम क्या है? फाइलम इज अ group of closely related phylum is a closely related class. Phylum class. It shows important and fundamental similarities, characteristics. अब एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, reptiles, amphibians, fishes, और भी दे सकते हैं हम। ठीक है, all are belongs to phylum chordata। बहुत सारी फाइलम होती है, लेकिन एग्जाम्पल में हम ये दे देते हैं। क्यों है ये? बिकॉज इट possess notochord at early stage। नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं? नोटोकॉर्ड क्या होता है? जब बेबी होता है तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि बैक जो होती है, सपोर्ट करता है, जो अर्ली स्टेज पे होती है, बाद में जाके ये हमारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। और फर्स्ट कौन सा है? किंगडम। किंगडम क्या है? इट इज द हाईएस्ट and broadcast taxonomic ग्रुप, सबसे बड़ा और सबसे ब्रॉडकास्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। इट इंक्लूड्स all phylums और divisions। सबसे नीचे आता है किंगडम और सबसे बड़ा है किंगडम। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? किंगडम प्लांटाe, all plants, kingdom Animalia, all animals। आपकी हमने सारे ग्रुप्स पढ़ लिया। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैनेथ्रा लियो। क्या है? लाइन है ये। अब इसको सबसे समझते हैं। क्या है? SGF OCPK खान PCO फिरोज गांधी स्कूल। राइट। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब पैनेथ्रा लियो का सारा ये बताते हैं हम। स्पीशीज, जेनेरिक नेम क्या है? पैनेथ्रा। स्पेसिफिक नेम क्या है? लियो। फैमिली क्या है? फैलिडाई।
सॉरी, Felidae, कैट फैमिली। ऑर्डर प्रीमेटा, अभी पढ़ा था हमने। क्लास मैमेलिया, सॉरी नहीं, ऑर्डर कार्निवोरा आएगा। ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मैमेलिया, ब्रेस्ट फीडेड, जो दूध पिलाते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, अभी पढ़ा था। किंगडम एनिमेलिया। सो ये पूरा लाइन का टैक्सोनोमिक इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जीनस पैनिथ्रो है, फैमिली क्या है, फेलिडाe है, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरस जो गोश्त खाते हैं, मैमेलिया यानी कि जो ब्रेस्ट फीड होते हैं, एंड एनिमलिया यानी कि ये एक एनिमल है। सारी इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हमने इसको ग्रुप्स में डाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो बाइनोमियल मींस टू वर्ड्स कह सकते हैं इसको, बायो मींस टू, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। और नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग करना, यप। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ना क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म into two words, the generic name and the specific name. For example, रोज का क्या होगा? रोजा इंडिका, इंडिया से डिनोट, इंडिका का मतलब होता है कि ये इंडिया से बिलोंग करता है, बिलोंग। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हर बार 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है एकेडमिक में। अगर आप 11th में स्टडी कर रहे हैं तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यही होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, और बाइनोमियल का मतलब होता है टू वर्ड्स, यानी कि 2 वर्ड का नाम देना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इसी को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। उसके बाद इसके रूल्स होते हैं कि फर्स्ट लैटिन में होना चाहिए दोनों वर्ड, फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड सेकंड वर्ड स्मॉल। उसके बाद दोनों अंडरलाइन होने चाहिए, अगर टाइपिंग करें तो आइटैलिक्स होने चाहिए। यही सब चीजें हैं बस। अब हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में कैसे डिवाइड है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बताएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन नेम क्या है? मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग का। बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। सारी बायोलॉजिकल नेम अंडरलाइन है। फर्स्ट लेटर कैपिटल से है, सेकंड लेटर स्मॉल से है। पहला जेनेरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक नेम है, और ये लैटिन लैंग्वेज में है। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस, और इसका जीनस होमो हो जाएगा, एंड स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम सैपियंस हो जाएगा। फैमिली, ये कौन सी फैमिली में आते हैं? या होमिनिडाए में आते हैं। ऑर्डर क्या रहेगा? प्रीमेटा रहेगा। क्लास मैमेलिया रहेगी। ये सब हम ऑर्डर ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। क्लास मैमेलिया यानी कि ब्रेस्ट फीडेड, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फाइलम कॉर्डाटा यानी कि जिनकी बॉडी में अर्ली स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड मीन्स जो एक हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब दूसरा एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई यानी मक्खियां, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मीन्स डोमेस्टिक्स, लैटिन वर्ड है ये। सो इसका जीनस यही रहेगा। जेनेरिक नेम फैमिली मस्किडाए, ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा,
एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इसके अंदर सारे इंसेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर 80,000 स्पीशीज पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में। थर्ड वन इज मैंगो यानी प्लांटाइस है, मैंगीफेरा इंडिका, अगेन इसका जेनेरिक नेम मैंगीफेरा, स्पेसिफिक नेम इंडिका या स्पीशीज, एंड इसकी फैमिली एनाकार्डा साए, एनाकार्डा से आए, तो इसको एनाकोंडा से याद रखना, एकेडमिक में आता रहता है ये, इसके नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सैपिनिडेल्स, क्लास डाइकोटिलैंडिनाए यानी कि डाइकॉट्स, शॉर्ट में इसको हम डाइकॉट्स भी बोल सकते हैं। डाइकॉट्स क्या होते हैं, जिनके सीड्स में 2 कोटिलेंडन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलैंडिनाए, डाई मींस 2। अगेन फाइलम कौन सा रहेगा, ये फाइलम ये डिवीजन है, डिवीजन या फाइलम एक ही चीज होती है। फाइलम एनिमल्स में यूज होता है, डिवीजन प्लांट्स में। तो एंजियोस्पर्मा है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिनका सीड फ्रूट के अंदर सेव रहता है। अगेन वीट यानी गेहूं, गेहूं का बायोलॉजिकल नेम क्या रहेगा, ट्राइटिकम एस्टाइडियम, जीनस इसका सेम रहेगा ट्राइटिकियम, फैमिली पियोपोसाए, एंड ऑर्डर इसका पोल्स रहेगा। अगेन क्लास मोनोकॉट्स यानी कि जिसके सीड्स में 1 कोटिलेंडन्स होता है उसे हम मोनोकॉट्स बोलते हैं, मोनो मींस 1। अगेन फाइलम एंजियोस्पर्माए, सॉरी डिवीजन, एंजियोस्पर्म अभी मैंने बताया जिनका फ्रूट के अंदर सीड प्रिजर्व रहता है या सेफ रहता है। तो मुश्किल नाम है याद करने के लिए ये है, स्पेंडल्स है, सैपिनिडेल्स, सैपिनिडेल्स याद करना, स्पेंडल जो प्रोटीन में लगता है। सो हमारा ये द लिविंग वर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारा एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर। सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट में कि वो कौन सा एनिमल है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन फिर भी उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होता है, तो वो एनिमल है म्यूज यानी खच्चर, जो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के उससे होता है। मैं आपको बता देता हूँ, फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी, इन दोनों की क्रॉस करके हमें म्यूल मिलता है। और म्यूल में डंकी में कितने होते हैं, 62 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें 64, और इन दोनों से बन के म्यूल बनता है जिसके कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 63। और जो मियोसिस के दौरान यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके दौरान हमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं जिससे कि गैमेट फॉर्मेशन हो सके, जिसकी वजह से इवन नहीं होते, जिसकी वजह से पेयर नहीं बन पाते क्रोमोसोम्स के, तो इस वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हम ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसकी हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो बनते हैं वो ऑड बनते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम स्टेराइल भी बोलते हैं। सो आपका द लिविंग वर्ड ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, आप एनसीईआरटी रीड कीजिए एक बार मेरी वीडियो देखिए, फिर दोबारा एनसीईआरटी रीड कीजिए। ये पूरा लाइन बाय लाइन कवर किया गया है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले लिए गए हैं और बहुत ही हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। और आपकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, आप उसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये सब 11th में जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यानी एकेडमिक के लिए है। थैंक यू।